रूस यूक्रेन संकट अब निर्णायक स्थितियों तक आ गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार 21 फरवरी 2022 को पूर्वी यूक्रेन के लुंगस्क और डोनेत्स्क इलाकों को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। इस निर्णय के साथ ही दोनों देश सीधे युद्ध की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। अमेरिका की तरफ से रूस के साथ साथ लुंगस्क और डोनेत्स्क पर प्रतिबंधों की बात कही गई है। रूस पर ब्रिटेन, कनाडा और जापान ने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने भी सख्त शब्दों में रूस की मजम्मत की है। बहरहाल इन सब घटनाक्रमों के बीच आज एक सवाल ये भी उठ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास ऐसा क्या है जो वो किसी से भी नहीं डर रहे। उनके पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है, क्या कूटनीति है जिसके चलते आज वे पूरे यूरोप और अमेरिका से टकराने को तैयार हैं। आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। किसी के व्यक्तित्व की बानगी उसके बचपन से समझी जा सकती है। पुतिन की पैदाइश और परवरिश लेनिनग्राद यानी अब के सेंट पीटर्सबर्ग की है। पुतिन उस माहौल में पले बढ़े जहां लड़कों में मारपीट होना आम बात थी, इसीलिए पुतिन ने शुरुआती वक्त में जूडो सीखा। अक्टूबर 2015 में पुतिन ने कहा था, लेनिनग्राद की स्ट्रीट फाइट से मैंने ये सीख लिया था कि अगर लड़ाई तय है तो खुद पहला पंच मारो। व्लादिमीर पुतिन के पुरखे स्टालिन के रसोइये हुआ करते थे और पुतिन का रुझान जासूसी में था। पुतिन कानून की पढ़ाई के बाद सुरक्षा एजेंसी केजीबी के लिए काम करने लगे। काम जासूसी का था। इसके बाद साल 1997 में पुतिन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की सरकार में बतौर प्रधानमंत्री शामिल हुए। बोरिस के इस्तीफे के बाद 1999 में कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए। साल 2000 में पुतिन ने पहला राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और आसान जीत दर्ज की। इसके बाद से रूस की राजनीति में वो होने लगा जो पुतिन चाहते थे। 2004 में पुतिन दोबारा और 2012 में तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने। इसके बाद साल 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने चौथी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पुतिन का ये कार्यकाल 2024 तक चलेगा। रूस की सियासत में जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्रपति बनने वाले रूसी नेता पुतिन ही हैं। साल 2000 से अब तक शासन संभालने वाले पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ रूस में लगातार बढ़ रहा है। पहले चुनाव में उन्हें 53% वोट मिले थे और 2018 में 77% वोट। हालांकि पश्चिमी देश कहते हैं कि पुतिन चुनाव में धांधली करते हैं। आरोप सही है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि इस दौरान कभी भी पुतिन के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन या जमीनी विरोध नहीं देखा गया। रूसी मीडिया पुतिन को दयालु दिखाती है, कुत्तों से प्यार करने वाला शख्स बताती है। रूस में पुतिनवाद का दौर ऐसा है कि उनके नाम से कई प्रोडक्ट्स बाजार में बिकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जिसने पुतिन को पुतिन बनाया? पुतिन के शुरुआती 2 कार्यकालों से रूस में उनकी लोकप्रियता के ऊंचे स्तर की बात समझ आती है। साल 2000 में जब पहली दफ़ा पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तब सोवियत संघ का पतन हो चुका था। ये रूस की बदहाली का दौर था। आर्थिक स्तर गिरा हुआ था, भ्रष्टाचार का माहौल था। ऐसे में पुतिन की एंट्री से उम्मीद जगी और पुतिन एक हद तक उस पर खरे भी उतरे। साल 2000 से लेकर 2008 तक रूस की जीडीपी में खासी तेजी आई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का नंबर पहले से करीब आधा हो गया। जानकार कहते हैं कि पुतिन के आने के बाद रूस में अमीरी गरीबी के बीच की खाई भी पटी। पुतिन के बारे में लोग कहते हैं कि उनका ग्राफ बढ़ने के पीछे सिर्फ सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव ही अकेली वजह नहीं है। उनकी लोकप्रियता की दूसरी वजह उनकी आक्रामक विदेश नीति भी है। उनका वह मकसद भी है जिसके तहत वे दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर रूस का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। पुतिन ने साल 2014 में जिस तरह पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना यूक्रेन के क्रीमिया को रूस में शामिल किया, उसके बाद से रूस में उनकी लोकप्रियता और परवान चढ़ी। थोड़ी बात क्रीमिया की कर लें। जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद सोवियत संघ की कमान संभाल रहे थे निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ने साल 1954 में बतौर तोहफा क्रीमिया यूक्रेन को सौंप दिया था। उस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों सोवियत संघ का हिस्सा थे, इसलिए इस फैसले पर जनता और रूस के नेताओं को कोई आपत्ति भी नहीं हुई। लेकिन साल 1991 में यूक्रेन की सोवियत संघ से आज़ादी के बाद क्रीमिया की ज़्यादातर आवाम रूस में विलय की मांग करने लगी। इसकी वजह क्रीमिया में 60% से ज़्यादा लोगों का रूसी मूल का होना था। शुरुआत में क्रीमिया के लोगों की रूस में विलय की मांग को पुतिन ने खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब यूक्रेन का झुकाव नाटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ होने लगा तो रूस ने क्रीमिया में सैन्य दखल देना शुरू कर दिया। इसके बाद बड़ी आसानी
आसानी से क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो गया। विदेश मामलों के जानकार बताते हैं कि इस घटनाक्रम के चलते सोवियत विघटन से आहत रूसी जनता को लगने लगा कि रूस का खोया गौरव लौटाने वाले नेता पुतिन ही हैं। रूस की जनता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामले और युद्धों में जीत का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इसीलिए जब रूस के हाथ कोई बड़ी सफलता मिलती है तब पुतिन की पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता है। रूस की सर्वे एजेंसी लेविदा के मुताबिक साल 2008 में जॉर्जिया वॉर में मिली जीत, 2014 में क्रीमिया का विलय और 2016 में सीरिया में अमेरिका को मिली पटखनी ने पुतिन को रूस के सियासी अर्श पर सबसे ऊंचा दर्जा दिलाया। रूसी सर्वे के मुताबिक ऐसे मौक़ों पर रूस की लगभग 90% जनता पुतिन के समर्थन में खड़ी थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ऐसी घटनाओं को रूसी मीडिया खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है और पुतिन की तारीफ में खूब कसीदे पड़ती है। जानकार कहते हैं कि 2018 के चुनाव में पुतिन को उनकी वैश्विक स्तर पर एक ताकतवर नेता की छवि ने ज़्यादा फायदा पहुंचाया। 1 मार्च 2018 को रूस के चुनावी दिनों के दौरान पुतिन का दिया एक भाषण बड़ा चर्चित है। पुतिन ने 2 घंटे तक यह भाषण दिया, जिसमें 1 घंटा अमेरिका और यूरोपीय देशों को डराने में खर्च किया। इस दौरान पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर पावर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रूस ने ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल्स बना ली हैं जिनको अमेरिका का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक नहीं रोक सकता। पुतिन ने कहा, वो सब लोग जो पिछले 15 सालों से हथियारों की होड़ की आग भड़काते रहे हैं, जो रूस पर एक तरफा बढ़त चाहते हैं और अवैध प्रतिबंध लगाकर हमारा विकास रोकना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप रूस को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। हमारी बात ना कोई सुनना चाहता था, ना हमें गंभीरता से लेना चाहता था। इसलिए अब ध्यान से सुन लें, बात ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की है जो हमने अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक के जवाब में तैयार किया है। पुतिन पर रूस में अपने विरोधियों को किनारे करने के आरोप भी लगते हैं। कहा जाता है कि पुतिन ने अपने कार्यकाल में विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर दिया। 2018 के चुनाव में विपक्षी नेता अलेक्सेई नावल्नी ने तत्कालीन रूसी प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की अकूत संपत्ति का खुलासा किया था। इसके चलते नावल्नी रूसी युवाओं में खासे पसंद भी किए जा रहे थे, लेकिन एक पुराने मामले में दोषी ठहरा दिए गए और प्रेसिडेंट पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर बैन लगा दिया गया। अलेक्सेई नावल्नी के बारे में आपको बता दें कि अगस्त 2019 में साइबेरिया से मास्को लौटते हुए नावल्नी को विमान में चाय में मिलाकर खतरनाक जहर दिया गया। इसको पीते ही उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो अचानक बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें वहीं के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 जनवरी 2021 को जर्मनी से इलाज कराकर मॉस्को लौटे अलेक्सेई नावल्नी को रूसी सरकार ने पैरोल नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जेल में डाल दिया। तब से वे जेल में ही हैं। इससे पहले साल 2015 में पुतिन के कट्टर विरोधी और रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री बोरिस नेमेत्सोव की भी मॉस्को में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस का मानना था कि क्रीमिया का विलय पुतिन का एक तरफा फैसला था जो पुतिन ने निजी स्वार्थ में लिया। वो इसे लेकर कुछ खुलासे करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा रूसी मीडिया पर भी पुतिन की तगड़ी पकड़ बताई जाती है। कहा जाता है कि रूस में वही न्यूज़ दिखाई जाती है जो पुतिन के फैसलों का समर्थन करती हैं और उनके फेवर में प्रोपेगेंडा चलाती हैं। कुल मिलाकर व्लादिमीर पुतिन रूस की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दोनों ही स्तरों पर एक सफल खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं। पुतिन को तानाशाह बता देने वाले आलोचक पुतिन की तुलना उत्तरी कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन से करते हैं, लेकिन सच ये है कि पुतिन ने अपना देश रूस थाम रखा है और पश्चिमी देशों की नाक में दम कर रखा है। अगर यूक्रेन मामले पर अमेरिका और रूस का टकराव होता है तो इसका फर्क पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि यह तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने। मैं हूं सुरभि, कैमरे के पीछे हैं विजय। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।